दरअसल दोस्तों, आज की जो कहानी शुरू होती है वो बेहद दर्दनाक और कुछ लोगों के अपने कर्मों की वजह से उनके जान तक जाने की वो कौन सी ऐसी मजबूरी बन जाती है जिसकी वजह से कभी कभी जाने अनजाने में किसी बच्चे को, किसी नौजवान को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं कि उस व्यक्ति की जान ले ली जाए। तो देर न करते हुए दोस्तों, इस कहानी को हम शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा निवेदन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज की ये कहानी शुरू होती है बिहार के एक छोटे से गांव की। जैसे ही इस गांव में आप जाएंगे तो देखेंगे कि चारों तरफ झुग्गी झोपड़ियाँ ही हैं। किसी तरीके से यहाँ के लोग मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर पाते हैं। अगर इस गांव में किसी घर का कोई व्यक्ति मजदूरी करने न जाए तो यकीन मानिए दोस्तों, शाम का खाना उसके घर नहीं बन पाएगा। गरीबी इस तरीके से इस चरम सीमा पर थी बिहार के इस गांव में। और इसी गांव का एक लड़का होता है जिसका नाम हिमांशु होता है। उसकी उम्र लगभग अभी 14 से 15 साल के आसपास रहता है। और हिमांशु के पिता जब कमाते तो वो पैसे जो घर लेकर आते उसी से उसके घर का जीवन यापन हो पाता। सब्जियां तो शायद ही कभी नसीब हो पाती, किसी तरीके से चावल दाल बन जाता तो उसी में ही ये लोग अपना जीवन यापन कर लेते। रोटी बन जाती तो उसमें नमक और मिर्च लगाकर खा लिया करते। इस तरीके की बेहद ही गरीब परिवार से हिमांशु था। दरअसल दोस्तों, इसी बीच जब हिमांशु 14 से 15 साल का हो गया तो उसके पिता की तबीयत खराब रहने लगी। अब तबीयत कुछ इस कदर खराब हो गई कि दोस्तों, जिस घर की स्थिति मैंने आपको बताई इस तरीके की हो, उस पिता को दवा कहाँ से मिलेगी। कहीं कोई ऐसी उम्मीद नहीं नजर आ रही थी कि वो बेटा जाता तो कभी माँ किसी से उधार मांगती तो 10-20 रुपए जो मिलते उसी से उसके पिता का दवा होता। अब तो खाने तक के भी लाले पड़ चुके होते हैं। आखिरकार हार मान करके किसी तरीके से हिमांशु को अगर कहीं पर जाना पड़ता तो वो जाने के लिए तैयार था। गांव में ही कहीं मजदूरी के अगर काम मिल जाते तो वो भी करने के लिए तैयार था, क्योंकि हिमांशु सिर्फ और सिर्फ यही चाहता था कि किसी तरीके से मेरे परिवार को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए, मेरे परिवार को थोड़ा सा और ऊपर लेवल में ले आया जाए, ताकि मेरे परिवार की, मेरे पिता की किसी तरीके से जीवन बच पाए। और हिमांशु की माँ अक्सर ये सोचकर रोया करती थी कि अब लगता है मेरे पति बच नहीं पाएंगे। इतने छोटे से बच्चे के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने से हिमांशु की माँ का कलेजा कांप जाता था। पिता भी दर्द से कराह उठता था कि उफ, अगर आज मैं ठीक होता तो मेरे बेटे को काम नहीं करना पड़ता। आखिरकार गांव के ही किसी व्यक्ति ने बताया कि हिमांशु, अगर चाहते हो कि तुम्हारे पिता ठीक हो और तुम्हारे घर पर थोड़ा अच्छा पैसा आए तो तुम एक काम करो, बिहार से चलो गुजरात, और वहाँ एक अच्छी खासी कंपनी में, जिस कंपनी में हम लोग काम करते हैं, मैं वहाँ के मैनेजर से रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा कि इस 16 साल के बच्चे को किसी तरीके से नौकरी पर लगा दे। मैं हाथ पैर जोड़ूंगा उनसे और तुम्हारी घर की पूरी मजबूरी बताऊंगा, शायद वहाँ तुम्हारी नौकरी लग जाए। बस इसी आशा में माँ ने किसी से पैसे उधार लिए, वो भी सूद पर, और उसके बाद वो बच्चे को दी। और बच्चा टिकट लेने के अलावा सिर्फ और सिर्फ सूखी रोटियां खाते हुए किसी तरीके से गुजरात पहुंचता है। फिर उस व्यक्ति के साथ उस कंपनी में पहुंचता है। वो व्यक्ति उस कंपनी के मैनेजर को पूरी बात अच्छी तरीके से समझाता है, और समझाने के बाद आखिरकार मैनेजर साहब का दिल पसीज जाता है। लेकिन किसी भी कंपनी में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को नौकरी पर रखना बेहद गैर कानूनी है। लेकिन कभी कभी मजबूरी को देखते हुए कुछ लोग चीज़ों को समझते हैं और थोड़ा सा गैर कानूनी चीज़ को भी नज़रअंदाज करते हुए, अगर सोचिए दोस्तों, उसकी नौकरी नहीं लग पाती तो यहाँ 3 जिंदगियां चली जाती। एक हिमांशु की जिंदगी जो ऑलरेडी बर्बाद हो ही रही थी, उसके पिता की मौत हो जाती, और उसके बाद उसकी माँ भी विधवा हो जाती। तो तीनों जिंदगियों को बचाने के लिए अगर उस बच्चे को कुछ करना था, कुछ कर गुजरना था, तो वो थी सिर्फ और सिर्फ इस नौकरी। और इसी नौकरी के लिए उस बच्चे ने आखिरकार किसी तरीके से इस कंपनी में गया। कंपनी के कुछ वरिष्ठ लोगों ने उसे अच्छे तरीके से काम करने के बारे में बताया, सिखाया,
लेकिन मैनेजर साहब ने देखा कि उनका डिसीजन बिल्कुल गलत नहीं हो रहा है। वो जिस चीज के लिए हिमांशु को लगा देते, हिमांशु बिल्कुल तन मन धन सब लगा देता उसके पीछे, और उस काम को किसी तरीके से जितना अच्छा से अच्छा हो पाता वो करके मैनेजर साहब को दिखाता और कहता, सर आप संतुष्ट तो हैं ना मेरे काम से? वो कहते कि हाँ हिमांशु यार तुम काम बहुत अच्छा करते हो। और इसी तरीके से वो काम दिन पर दिन आगे बढ़ता चला जाता है। और इसी कंपनी में एक और महिला काम करती हैं जिनका उम्र तकरीबन 30 से 32 सालों के आसपास रहता है, और उनका नाम होता है सरिता। अब सरिता जैसे ही इस कंपनी में काम करने आया करती तो हिमांशु को इतनी कम उम्र में लेकिन थोड़ा यंग और नौजवान देख करके उसे बार बार समझाती कि देखो बेटा, काम अच्छे से करो, मन लगा के करोगे तो तुम कंपनी में अभी बहुत ऊपर तक जा सकते हो, शायद एक दिन तुम भी मैनेजर बन सकते हो। तो वो जब थोड़ी सी जान पहचान हो तो वो सरिता से पूछता है कि चाची आप रहने वाली कहाँ की हैं? तो वो कहती हैं कि मैं बिहार की रहने वाली हूँ। इस पर हंसते हुए हिमांशु भी कहता है कि मैं भी बिहार के रहने वाली हूँ। उसके बाद हिमांशु बकायदा अपने चाची की पैर छूता है, और पैर छूने के बाद उनसे नजदीकियां बढ़ जाती हैं। वो अपने घर के पूरे कंडीशन को सरिता को बताता है, तो सरिता उसकी भावनाओं का सम्मान करती है और उसके लिए कभी कभी तो घर से खाना भी बना कर ले आया करती थी। लेकिन इसी घर में चूंकि सरिता के परिवार में 2 बच्चे और पति भी थे, यानी सरिता के परिवार में कुल 4 लोग थे, तो जब सरिता नौकरी करने के लिए आती तो पति घर पर रहता, और जब पति नौकरी करने के लिए आता तो सरिता घर पर रहा करती थी। इसी तरीके से दोनों लोगों ने कॉम्बिनेशन बना करके इस कंपनी में जॉब करते थे, तो किसी प्रकार से 2-4 रुपए जुट भी पाते थे और परिवार अच्छा खासा आगे चल पा रहा था। इसी दरमियान एक दिन ऐसा होता है कि सरिता कहती हैं कि बेटे एक काम करो, तुम आज अपने कमरे पर ना जाओ, आज तुम्हारे चाचा का नाइट शिफ्ट है, तुम मेरे घर चलो, वहीं खाना खाना, आराम करना और रात भर सोना, फिर सुबह अपने कमरे पर चले जाना, नहा धो करके फिर कंपनी चले आना। तो हिमांशु को भी लगता है कि कहीं ना कहीं चाची सही कह रही हैं, अगर चाची के साथ आज कमरे पर एक दिन रुक जाऊंगा तो कोई गुनाह तो नहीं हो जाएगा, कम से कम भोजन की तो अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी। यहाँ से जाने के बाद मैं वैसे ही इतना थक जाता हूँ कि मेरी हिम्मत नहीं होती है कि मैं कैसे खाना बनाऊं। अब सरिता अपने साथ हिमांशु को लेकर घर पहुंचती है, और हिमांशु के बारे में सरिता के पति भी अच्छी तरीके से जानते हैं, उसकी गरीबियों के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, और कहते हैं कि ठीक है हिमांशु बेटा, तुम इस वाले कमरे में सो जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, और तुम्हारी चाची तो है ही, तुम्हारे लिए भोजन पानी बना देंगे। यही कहते हुए सरिता के पति चले जाते हैं। इधर खाना बनता है, थोड़ा खाना आज अच्छी बनाती है सरिता, क्योंकि लगता है उन्हें कि हिमांशु बेचारा इतना मेहनत करता है, पता नहीं इस तरीके के पकवान खाए होगा कि नहीं। और सब कुछ बनाने के बाद वो खिलाती पिलाती हैं और उस कमरे की तरफ बता देती हैं कि जाओ हिमांशु बिस्तर लगा के सो जाना, और अपने 2 बच्चों के साथ अपने बेडरूम में चली जाती हैं सोने के लिए। इसी दरमियान हिमांशु नींद के आगोश में जल्दी चला जाता है, क्योंकि वो थका रहता है कि तभी रात के तकरीबन 1 से 1:30 बजे के आसपास हिमांशु के पैरों को कोई सहला रहा होता है, और वो चौंक कर उठता है और कहता है कि कौन है? कहता है चाची क्या हुआ, आप इस जगह पर क्यों आ गई, कौन सी ऐसी बात हो गई जिसकी वजह से आपको इतनी रात में आना पड़ा? तो कहती कि चुपचाप तुम सो जाओ, मैं जो कर रही हूँ वो करने दो। और इसी तरीके से सहलाते हुए वो हिमांशु के पैरों से लेकर ऊपर तक की उसकी पूरी बॉडी को सहलाती है, और फिर उसे कुछ इस कदर मजबूर कर देती है कि जिसके साथ वो नौजवान 16 साल का लड़का इस 32 साल की महिला के साथ संबंध बनाने पर विवश होता है, मजबूर हो जाता है, और आखिरकार वो इस चाची के साथ संबंध बना लेता है। अब ये संबंधों का सिलसिला ऐसा हो जाता है कि धीरे धीरे हिमांशु को भी इस काम में मजा आने लगता है। वो अक्सर अब चाची के कमरे पर रुकने लगता है, और यहीं वो इस तरीके की घटनाक्रम को अंजाम भी देने लगता। और देखते ही देखते ये दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन ऐसे बीतते जाते हैं। एक दिन सरिता काम से छुट्टी लेती है, उसी दिन हिमांशु भी काम से छुट्टी ले लेता है। लेकिन कौन जानता था कि आज इस घर में एक बहुत बड़ा घटना होने वाला है, और इसके बारे में किसी को जरा सा अंदाजा भी नहीं था। अब
जैसे ही थोड़ी सी दोपहर होती है तो लगता है कि उसके पति अब वापस नहीं आएंगे, कंपनी में काम करने के लिए गए हैं। तो हिमांशु को बुलाती है और हिमांशु के साथ फिर वही इसी तरीके का संबंध बनाना शुरू करती है। लेकिन आज उसी दरमियान सरिता के पति की घर में एंट्री हो जाती है और वो ये सब करते हुए सरिता को देख लेता है। जब वो सरिता को देख लेता है तो जब सरिता का मन बिल्कुल भर जाता है, संबंध बनाने से उसके रोम रोम तृप्त हो जाते हैं, तो वो जैसे ही कमरे की तरफ जाती है तो अपने पति के देखकर तो मानो उसको हवाइयाँ उड़ जाती हैं। और इस दरमियान वो सरिता के हाथ पकड़ता है और हिमांशु के पास लेकर आता है और कहता है, बेटा तुम तो अभी बच्चे हो, लेकिन तुम सरिता कितनी नीच और गिरी हुई किस्म की महिला हो, तुम इस बच्चे के साथ इस तरीके का घिनौनी हरकत कर रही हो। कम से कम तुम अपने उम्र का तो लिहाज करती, तुम इससे उम्र में भी दुगनी छोटी हो। ये सब इन सब पूरी बातें होने के बाद सरिता अपने पति से माफी मांगती, हिमांशु भी माफी मांगता और कहता, चाचा अब मैं आपके घर कभी नहीं आऊंगा। और ये सब कहने के बाद हिमांशु अपने कमरे पर चला जाता है और तकरीबन 3-4 दिनों तक ना ऑफिस आता है और ना कमरे पर जाता है, क्योंकि वो शर्म से बिल्कुल पागल हो चुका होता है, शर्म से बिल्कुल पानी हो चुका होता है। इसी दरमियान 4 दिनों के बाद हिमांशु को एक ऐसी लत लग गई होती है कि जिससे वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और आखिरकार पता करता रहता है। जैसे ही चाचा जी कंपनी में काम के लिए जाते हैं तो फिर वो आ जाता है और विगत कई दिनों से फिर चाची और वो दोनों संबंध बनाते रहते हैं। और फिर एक बार दोबारा जब पकड़े जाते हैं ये दोनों, तब तो सरिता के पति ने ये फैसला कर लिया था कि इस तरीके की घिनौनी हरकत वाली महिला के साथ तो मुझे रहना ही नहीं है। फिर दोनों के बीच में वो झगड़े होते हैं, ताबड़तोड़ झगड़े होते हैं और इस पर सरिता चीखते हुए कहती है कि अपने दोनों बच्चे लो और यहाँ से दफा हो जाओ। और इसी दरमियान सरिता के पति और वो 2 बच्चों को लेकर अपने गांव चला जाता है और अब इस घर में सिर्फ 2 ही लोग बचते हैं, एक सरिता और एक ये लड़का हिमांशु। अब दोनों बिल्कुल पति पत्नी की तरह रहते हैं, जो मर्जी वो करते हैं। दोनों एक साथ काम करने जाते, कंपनी से वापस आते, खाना बनाते, फिर एक साथ वही करते। लेकिन जैसे जैसे थोड़ी दिन बीतते जाते हैं तो सरिता हिमांशु के ऊपर दबाव बनाने लगती है कि अब तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो ऐसे कैसे चलेगा। तो इससे हिमांशु मना करने लगता है कि देखो आप मेरी चाची हो, मैं आपसे शादी कैसे करने सकता हूँ। इस पर सरिता नाराज हो जाती है और भड़कते हुए कहती है कि जब तुम करते हो तब नहीं मैं तुम्हारी चाची होती हूँ और आज मैं तुम्हारी चाची हूँ। और इसी तरीके के दोनों के बीच में तीखी बहसबाजी हो जाती है और ये बहसबाजी इस कदर बढ़ते चली जाती है कि एक दिन हिमांशु ने सोच लिया था कि अगर मुझे इससे पीछा छुड़ाना है तो एक ही काम करना पड़ेगा, इस सरिता की गेम को बजाना पड़ेगा। और जैसे ही आज दोनों कंपनी से आते हैं, बिल्कुल तैयार रहते हैं, उसी दरमियान 5 मिनट के लिए बीच में हिमांशु मार्केट चला जाता है और मार्केट से एक नुकीली सी छुरी लेकर आता है और बेड के नीचे छुपा देता है। अब जैसे ही ये दोनों संबंध बनाते हैं, सरिता पूरी बिल्कुल संबंधों के आगोश में रहती है। उसी दरमियान हिमांशु छुरी निकालता है और उसके पेट पर, उसके गले पर, उसके छाती पर कई जगह उन चाकुओं की धार को घुसा देता है, जिसके बाद वो उसे उसी हालत में छोड़कर तड़पते हुए वहां से भाग जाता है। और आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम से सरिता की मौत हो जाती है। सुबह के समय कुछ लोग आते हैं सरिता से मिलने, तो देखते हैं कि कमरे में इस तरीके की घटना हुई पड़ी है। पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी जाती है, पुलिस इस मामले की पूरी जानकारी लेती है। सरिता के मोबाइल से उसके पति का नंबर निकाला जाता है, उसको फ़ोन किया जाता है, लेकिन वो आने से मना कर देता है। वो कहता है कि वो बेहद नीच किस्म की महिला है, मैं नहीं आऊँगी। लेकिन आखिरकार जब पुलिस वाले दबाव बनाते हैं तो उसको आना ही पड़ता है। और इस पूरे घटनाक्रम की जब वो जानकारी देता है तो किसी तरीके से हिमांशु को पुलिस खोज निकालती है और जब उसके ऊपर दबाव बनाती है पुलिस, तो उस पूरी सच्ची घटना को बयां करता है। इधर जैसे इस पूरे घटना की जानकारी बिहार में माँ बाप को पता चलती है, यकीन मानिए पिता की मृत्यु हो जाती है ये पूरी बात सुनने के बाद। और माता चीख चीख कर मृत सैया जैसी हालत में पहुंच जाती है कि जिस बेटे से वो इतना उम्मीद कर रही थी, वो बेटा ऐसा फंस जाता है कि अब उसे बाल सुधार गृह में रखा गया है। आगे क्या होता है उसके साथ ये देखने वाला विषय रहेगा। लेकिन दोस्तों, इस तरीके की महज क्षणिक खुशियों के चक्कर में बल्कि एक नहीं 2-2 जीता जागता परिवार
किस तरीके से उजड़ गया, तो आप अपनी भावनाओं को थोड़ा काबू में रखिए, अपने आप पर संयम बरतिए और इस तरीके की कहानियों से जीवन में बहुत बड़ा सीख लीजिए। तो अगर आपको ये कहानी दोस्तों पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।